हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 48 लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उन सब ने डिनर किया और फिर प्रकृति और निश्चय वापस अपने कमरे में चले आए। आराधना और श्लोक भी अपने कमरे में चले गए। प्रकृति आकर बेड पर बैठी और निश्चय को देख बोली, तुम्हारे पापा काफ़ी अच्छे हैं। निश्चय ने उसे देखा, फिर बोला, हाँ वो काफ़ी अच्छे हैं, जब तक उनकी सच्चाई किसी को पता न लगे। प्रकृति ने हैरानी से उसे देखा और बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? और उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ के पास वो लौट जाएंगे। तो तुम्हारी माँ कहाँ है? निश्चय ने एक गहरी सांस ली और उसके पास बैठते हुए बोला, देखो आज नहीं तो कल तुम्हें सच्चाई पता लगनी है तो मैं तुम्हें सच सच बता दूंगा, लेकिन प्लीज़ अभी के लिए रेस्ट करो क्योंकि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ये कहते हुए वो आराम से लेट गया। प्रकृति भी आकर उसके बगल में लेट गई और थोड़ी ही देर में दोनों नींद के आगोश में चले गए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कल की सुबह उनकी ज़िंदगी में एक जोरदार धमाका होने वाला है। खासकर निश्चय की ज़िंदगी में उसकी तो मानो ज़िंदगी ही बदलने वाली थी। लेकिन अभी वह दोनों इस बात से बेखबर बड़े सुकून से सो रहे थे। अगली सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए साथ में बैठे थे। श्लोक और आराधना को भी देवराज जी ने वहीं बुला लिया था। आराधना और प्रकृति आपस में बातें कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रही थी। तो वो कुछ देर वहीं बैठे बात कर रही थी। फिर उसने उठकर अपना सामान समेटने का सोचा। उसने अपना और निश्चय का सूटकेस खोला और निश्चय और अपने कपड़ों को कबर्ड में सेट करने लगी। पूरा दिन उनका इन्हीं सब कामों में निकल गया और शाम को वह किचन में थी। निश्चय उसे पूरे घर में ढूंढ चुका था। जब उसने उसे किचन में देखा तो बोला, घर में शेफ मौजूद है तो तुम किचन में क्या कर रही हो? प्रकृति ने उसे पलट कर देखा और बोली, अब तो आदत सी हो चुकी है मुझे इन सब की, मैं कर लूँगी सब। तभी श्लोक और आराधना वहाँ आए। श्लोक ने आराधना को एक इशारा किया तो आराधना ने अपनी आईब्रो उचकाकर उसे इशारा किया। श्लोक ने निश्चय को देखा, फिर बोला, चल यहाँ से, अभी मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, चल स्टडी में चलते हैं। और वह दोनों स्टडी रूम में चले गए। उनके वहाँ से जाने के बाद निश्चय और प्रकृति के कमरे में कुछ लोग एंटर हुए। अब वहाँ पर क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता था, लेकिन हाँ, उन लोगों को श्लोक और आराधना ने भेजा था। अब दोनों ने क्या खुराफाती की थी ये तो बाद में ही पता लगने वाला था। रात को सब लोगों ने साथ में डिनर किया, लेकिन निश्चय को कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि श्लोक और आराधना इशारों इशारों में अभी कुछ बातें कर रहे थे। और वहीं उसने इस बात पर भी ध्यान दिया था कि आराधना बार बार प्रकृति को रूम में जाने के लिए कह रही थी। और सिर्फ आराधना ही नहीं, श्लोक का भी यही हाल था। उसने भी खाना खाने के बाद निश्चय को देखा, बोला, अब तुम आराम से जाकर सो जाओ, काम बाद में होता रहेगा यार, फिलहाल तो तुम्हें आराम करना चाहिए। निश्चय को कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने खुद से मन ही मन कहा, आखिर चल क्या रहा है? ये दोनों इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं और इन्हें इतनी जल्दी क्यों है हमें कमरे में भेजने की? इधर निश्चय ने कुछ सोचा और बोला, मैं रूम में जा रहा हूँ, तब तक तुम ये सब करती रहो, मैं शावर ले लूँगा। प्रकृति ने उसकी बात सुनी और हामी भर दी। निश्चय अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन इससे पहले वह कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता, उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन देखा और कॉल पिक करते हुए दूसरी साइड चला गया। इधर प्रकृति ने फटाफट अपना काम कंप्लीट किया और कमरे में चली आई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर कमरे में कदम रखा तो एक पल के लिए उसे अजीब लगा। कमरे में अंधेरा था, जबकि निश्चय ने कहा था कि वह कमरे में जा रहा है। उसने कुछ सोचकर लाइट्स ऑन की और जैसे ही लाइट्स ऑन हुई वह हैरान रह गई। पूरा कमरा खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। प्रकृति वह सब कुछ देखकर हैरान थी। उसके मन में पहला ख्याल यही आया कि यह निश्चय ने किया, क्योंकि उसके सामने तो निश्चय ही पहले कमरे में आया था। लेकिन तभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और प्रकृति ने हैरानी से पलट कर देखा तो निश्चय दरवाज़ा पर खड़ा था और वह खुद कमरे की हालत देखकर हैरान था। प्रकृति ने कुछ घबरा कर कहा, क्या ये सब तुमने किया?
निश्चय के माथे पर कुछ बल पड़े और उसने खुद से ही कहा, इस श्लोक को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रकृति ने उसकी आवाज़ सुन ली थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब आराधना और श्लोक ने किया धरा है और इसलिए वो दोनों बार बार उनको रूम में जाने को कह रहे थे। प्रकृति ने हड़बड़ा कर कहा, मुझे लगा कि ये। प्रकृति ने गहरी सांस ली और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए, इट्स ओके, तुम्हें कुछ गलत नहीं लगा, कोई भी होता तो उसे यही लगता। प्रकृति ने जब निश्चय को अपनी तरफ आते देखा तो उसने अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए। निश्चय को जब एहसास हुआ तो उसने जानबूझकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। अब वह जितने कदम उसकी तरफ लेता, प्रकृति उतने ही पीछे की ओर चली जा रही थी। लेकिन आखिर में वह कितना ही पीछे होती तो वह दीवार से जा लगी। निश्चय ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, अब कहाँ जाओगी? प्रकृति ने अपनी नज़र इधर उधर की और उसके करीब से निकलने को हुई कि निश्चय ने उस साइड दीवार पर अपना हाथ रख दिया। प्रकृति उसे हैरानी से देखने लगी और फिर मुंह बनाकर दूसरी साइड से निकलने को हुई कि निश्चय ने उस साइड भी अपना हाथ रख दिया। प्रकृति ने उसे हैरानी से देखा। निश्चय ने उसके कुछ करीब होते हुए कहा, कहाँ भाग रही हो? तुम सच में इतनी रोमांटिक हो क्या? प्रकृति ने हिम्मत करके खुद को निश्चय से कुछ दूर करने की कोशिश की और उससे अलग होकर आगे बढ़ने को हुई कि निश्चय ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। प्रकृति के कदम रुक गए और उसने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। न जाने ये कैसा सुरूर था। शायद कमरे के माहौल का असर था कि कमरा इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि निश्चय खुद को रोक नहीं पा रहा था, या फिर ये प्रकृति की ही गलती थी। अगर उसने निश्चय को जरा सा भी प्रवोक करने की कोशिश ना की होती तो शायद वह बच जाती, लेकिन निश्चय को अपनी तरफ आता देखकर उसका पीछे होना निश्चय को उसे परेशान करने पर मजबूर कर गया। हालांकि यह निश्चय ने सिर्फ उसे परेशान करने का सोचा था, लेकिन अब बात परेशान करने से आगे बढ़ चुकी थी। निश्चय ने धीरे से प्रकृति के बालों को समेटकर दूसरे कंधे पर रख दिया और धीरे से अपने होठ उसके कंधे पर रख दिए। प्रकृति खुद में ही समट कर रह गई। निश्चय के होठ प्रकृति के कंधे से लेकर गर्दन तक घूमने लगे। प्रकृति ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर रखी थी। उसकी सांसें और दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालने की कोशिश में लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि निश्चय उसकी हालत से अनजान था, लेकिन इस वक्त निश्चय खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। अचानक ही प्रकृति ने पलटकर खुद को उसके सीने में छुपा लिया। निश्चय ने भी एक मुस्कान के साथ उसे अपनी आगोश में भर लिया और अपने होठ उसके माथे पर टिका दिए। उसने धीरे धीरे प्रकृति के चेहरे को चूमा और आखिर में अपने होठों को प्रकृति के होठों से जोड़ दिया। दोनों बह चले थे अब अपनी ज़िंदगी के इस नए सफ़र में, अपने नए एहसासों को नया नाम देने के और इस रिश्ते को मुकम्मल बनाने। उसके हाथ प्रकृति की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। वो एक हाथ से प्रकृति की कमर थाम रखा था और दूसरा हाथ उसकी प्रकृति के हाथ को थामे हुए था। दोनों एक दूसरे में खोने लगे थे। अब तो मानो उन्हें दुनिया जहान की कोई परवाह ही नहीं थी। आज वह दोनों दो बदन एक जान होने वाले थे। निश्चय की होठ प्रकृति के बदन पर घूम रहे थे। निश्चय ने धीरे से उसकी कॉलर बोन पर बाइट किया और उस हल्के से दर्द से प्रकृति की सिसकी निकल गई। प्रकृति ने अपने हाथ की मुट्ठी निश्चय के बालों में जकड़ लिया, लेकिन निश्चय की हरकतें लगातार बढ़ती ही जा रही थी और प्रकृति अब सब कुछ भूलकर उसके प्यार में खोती चली जा रही थी। जैसे जैसे रात गहराते जा रही थी, दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे, एक दूसरे की रूह में उतरकर एक दूसरे को अपना बनाते जा रहे थे। न जाने रात के किस पहर तक दोनों एक दूसरे को टूट कर प्यार करते रहे। आज उनका प्यार भी मुकम्मल हो गया था। अगली सुबह ऑस्ट्रेलिया में प्रकृति की नींद खुली। उसका बदन पूरी तरह से टूट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो एक भारी भरकम सा
ट्रक उसके शरीर से निकल गया हो। उसने उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाई। उसने निश्चय की तरफ देखा जिसने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। प्रकृति तो एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई। रात की सारी बातें उसकी जहन में ताज़ा होने लगी थी। उसने खुद से मन ही मन कहा, आह ये मुझे हो क्या जाता है। जब भी मैं इस आदमी के देखती हूँ या मेरे पास होता है तो ना मैं इससे दूर जा पाती हूँ, ना मैं खुद को दूर कर पाती हूँ। तभी उसके कानों में निश्चय की आवाज़ पड़ी, तो कोशिश मत किया करो ना मेरी जान, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। प्रकृति ने आंखें बड़ी करके हैरानी से निश्चय को देखा। निश्चय ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और उसके माथे को चूमकर बोला, गुड मॉर्निंग। प्रकृति क्या ही कहती, उसके शब्द तो उसके गले में ही अटक कर रह चुके थे। उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। कल रात जो हुआ उसके बाद तो उसे और ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। निश्चय ने उसकी हालत समझते हुए कहा, आज नहीं तो कल ये होने ही वाला था प्रकृति। हम पति पत्नी हैं और हमारा रिश्ता कोई ऐसा वैसा तो है नहीं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ हो या फिर ज़बरदस्ती का हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है और कंसेंट बहुत ज़रूरी होता है। तुम मानो या न मानो, तुमने ही मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी है, समझी। उसे समझाते समझाते निश्चय अचानक से ही खुद को बचाने के लिए उसे पॉइंट बताने लगा। प्रकृति ने अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाकर उसे देखा और धीरे से बोली, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, तुम पहले ही सफाई देने लग गए। निश्चय ने उसे पकड़ अपने ऊपर करते हुए कहा, तुम्हारा क्या भरोसा कि कब मूड बदल जाए। प्रकृति उसके इस मूव से हैरान थी, ऊपर से उसकी ऐसी बातें थी। उसने निश्चय को हैरानी से देखा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करते बोली, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। निश्चय ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा, उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए बोला, छोड़ने के लिए हाथ थोड़ी ही ना पकड़ा है मेरी जान, और अब जब तुम्हें पकड़ा है तो 7 जन्मों तक छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। उसकी बात सुनकर तो प्रकृति अब और ज़्यादा हैरान थी। इस आदमी को क्या दौरे पड़ते हैं, इस आदमी को अचानक से इतना चेंजमेंट कैसे आ गया था। प्रकृति ये नहीं समझ पा रही थी। प्रकृति अभी अपनी सोच में गुम थी कि लेकिन निश्चय ने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसके होठों पर अपने होठ टिका दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। अब तो प्रकृति और ज़्यादा हैरान रह गई। उसे सच में अब लगने लगा था कि इस आदमी में किसी और की आत्मा वात्मा आ गई है क्या। एक बार पहले भी तो प्रकृति ने उससे कहा था कि उसे डॉक्टर की नहीं बल्कि तांत्रिक की ज़रूरत है, और इस बार प्रकृति को सच में लग रहा था कि उसे सच में तांत्रिक की ही ज़रूरत है, क्योंकि निश्चय उसके साथ इन दिनों जैसा बिहेव कर रहा था वैसा बिहेव तो वो कभी करता ही नहीं था। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसका रिश्ता बदल चुका है, और इतना ही नहीं, अब वो दोनों इस रिश्ते में आगे भी बढ़ चुके हैं। वो प्रकृति के थोड़ा सा नज़रिया बदल कर बात समझने की देर थी। कुछ देर बाद निश्चय प्रकृति से अलग हुआ और उसे छोड़ते वाला, जाओ नहीं कर रहा तुम्हें परेशान मैं। प्रकृति ने हैरानी से देखा और बोली, क्या बकवास है, तुम ठीक तो हो ना। मुझे सच में लगने लगा है कि तुम्हें एक तांत्रिक की ज़रूरत है। तुम पर किसी आत्मा का भयंकर साया है। कैसी अजीब अजीब हरकतें और बातें करने लगे हो, पहले तो ऐसे नहीं थे तुम। निश्चय ने उसकी कमर पर अपने हाथ रखे और उसके खुली कमर को धीरे धीरे सहलाते हुए, पहले ऐसा नहीं था। तुम्हें ये याद तो है, तुम्हें ये भी याद होना चाहिए था कि पहले हमारा रिश्ता क्या था और अब हमारा रिश्ता क्या है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी बस अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाना है। तुम यकीन मानो कि सब कुछ बदल जाएगा। अब ऐसे ही दिन खुशी खुशी बीतने लगे थे। देखते देखते 5 महीने बीत गए। तनिष्का ने इस बीच अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया। उसने अध्याय के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री डाली जिसमें सॉफ्ट टॉयज और डॉल की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली थी। और जैसा कि उसने हमेशा से सपना देखा था कि उस डॉल की कॉस्ट इतनी हो कि हर कोई
उसे खरीद पाए, ताकि किसी भी बच्चे का सॉफ्ट टॉय खरीदने का ख्वाब न रहे। घर में सब लोग काफ़ी खुश थे। सिया को भी अब 8वां महीना लग चुका था। सबकी ज़िंदगी बिल्कुल ट्रैक पर चल रही थी। गर्व और श्री भी अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे। वहीं आहिरा मिहिर के साथ काफ़ी खुश थी। हाँ, वो बीच बीच में मिहिर उसकी ही पॉजिटिव साइड देखकर परेशान हो जाता, तो कभी कभी उसे हंसी भी आती, क्योंकि ये लड़की सच में उसे पागल ही लगती थी, क्योंकि वो उसे पागल करके ही रखती थी। उसने उससे शादी करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, और अब भी अगर कोई लड़की उसकी तरफ आंख उठाकर देखती तो पागल हो जाती थी। ये सोचकर मिहिर हंस पड़ा। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद अध्याय और तनिष्का दोनों बालकनी में बैठे हुए थे और कॉफ़ी पीते हुए बातें करने लगे। असल में तो अध्याय बातें कर रहा था, वो तो बस उसकी बातें सुन रही थी। वो एकदम मासूम सी लड़की को देख रहा था, जो अब उसकी ज़िंदगी में आई थी, जो उसकी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी थी। उसके आने के बाद एहसास में कुछ नए एहसास थे, जो उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किए थे। तनिष्का ने जब उसे खुद को एकटक देखता पाया, तो अध्याय की तरफ उसने पलकें उठाकर देखा और आईब्रो उचकाकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो आप? अध्याय ने धीरे से उसके करीब होते हुए कहा, तुम्हें और क्या? ये कहते हुए उसने हल्के से उसके माथे पर होठ रख दिए। तानी ने अपने माथे को सहलाया और अध्याय को देखा। अध्याय ने उसके हाथ से मग लिया और टेबल पर वापस रख तनिष्का को कमर से पकड़ अपनी गोद में बैठा लिया। तनिष्का एकटक उसे देखने लगी कि अध्याय ने धीरे से उसके गाल को सहलाकर दूसरे गाल को चूम लिया। तनिष्का ने उसके गले में अपनी बाहें डालकर मुस्कुराते हुए उसके होठों पर एक किस किया। अध्याय ने उसे देखा, मुस्कुराकर बोला, परेशान कर रही हो? तनिष्का ने नामे गर्दन हिला दी कि अध्याय ने उसे अपने करीब करते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और एक दूसरे में दोनों खोने लगे थे। अगली सुबह अध्याय की नींद किसी के ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ से खुली। उसने चौंक कर उठते हुए बालकनी के दरवाजे से झांककर अंदर देखा, तो कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन कोई बार बार उसे बाहर से पीटे जा रहा था। अध्याय ने जल्दी से उठते हुए अपनी पैंट पहनी और तनिष्का को अपना शर्ट पहनाया। वो अब भी नींद में थी। अध्याय ने उसे नींद में ही शर्ट पहनाकर फिर से वहीं लेटा दिया और उसे ठीक से चादर से कवर कर दिया। उसे जहाँ तक अंदाज़ा था कि ये कोई और नहीं, आयु और अथर्व ही हो सकते हैं, क्योंकि उसे पता था कि उसे ऐसे कोई और डिस्टर्ब नहीं कर सकता था सिवाय उन दोनों शैतानों के। अध्याय ने जाकर दरवाज़ा खोला और जैसा उसने सोचा था, उसके सामने वही दोनों अध्याय और आयु थे, जो अपनी मुंडी ऊपर कर बड़ी आंखों से पलकें झपकाते हुए अध्याय को देख रहे थे। आयु ने अध्याय को देखा और बोली, हैंडसम, आपके कपड़े कहाँ गए? लेकिन तभी उसकी नज़र अथर्व पर गई, जो उसे घूर कर देख रहा था। अथर्व ने अपना छोटा सा सर अंदर घुसाते हुए बेड की तरफ देखा, जहाँ कोई नहीं था, और फिर उसने अध्याय को घूरते हुए कहा, मेरी भाभी कहाँ है? अध्याय ने उस छोटे से बच्चे को आईब्रो उठाकर देखा और बोला, वो सो रही है, तुम्हें क्या मतलब उससे? और सुबह सुबह तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? चुपचाप से जाओ और नहा धोकर स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, समझे? लेकिन तब तक आयु अंदर आ चुकी थी। अथर्व से बात करने में अध्याय बिजी था और उसने आयु पर ध्यान ही नहीं दिया। आयु ने जब रूम में तनिष्का को नहीं देखा, तो वो बालकनी की तरफ बढ़ गई, क्योंकि बालकनी का दरवाज़ा खुला था। और जैसे ही बालकनी में गई, तो वो आंखें बड़ी करके तनिष्का को देखने लगी, जो वहाँ मैट्रेस पर सो रही थी। आयु ने अपनी पलकें झपकाकर तनिष्का को देखा, फिर पीछे पलटकर अध्याय को देख बोली, परी यहाँ क्यों सो रही है हैंडसम? यह सुनते ही अध्याय की आंखें बड़ी हो गई। उसने पलटकर झट से आयु को देखा और तभी उसके पास से भागते हुए अथर्व भी वहाँ चला आया। अथर्व ने जब तनिष्का को वहाँ सोते देखा, तो वो अध्याय को घूरते हुए बोला, आपने मेरी भाभी को यहाँ क्यों सुला रखा है? क्या आपका कमरा और बेड छोटा पड़ गया है?
वो लगभग उसे डांटते हुए बोला। अध्याय उस छोटे से बच्चे को देख रहा था जो उसे ही डांट रहा था। दिन पर दिन वो बच्चा कुछ ज़्यादा ही तेज और समझदारी के साथ साथ तानी को लेकर और पॉजिटिव होने लगा था। अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, तुमसे मतलब, और वैसे भी ये मेरा कमरा है, मैं कहाँ भी सोऊं, तुम्हें उससे क्या। अथर्व उसे छूटने लगा। तभी बानी उन दोनों शैतानों को ढूंढते हुए कमरे में आ गई। उन्होंने जब उन दोनों को अध्याय को घूरते देखा तो वो हैरान हो गई। उसने हैरानी से कहा, यह चल क्या रहा है। अध्याय ने पलटकर बानी को देखा और बोला, अपने इस छोटे से चिरगोजे को यहाँ से लेकर जाइए। जब देखो तब मेरे और तनिष्का के बीच में टांग अड़ाता रहता है। बानी तो हैरानी से अध्याय को देखने लगी कि तभी अथर्व बोला, मैंने कहा ना आपसे कि भाभी को आपने वहाँ क्यों सुलाया है। आपका रूम और बेड छोटा पड़ गया था क्या। आप उन्हें मेरे रूम में भेज देते। मेरे रूम में बहुत सारी जगह है, मैं उनको आराम से अपने साथ सुला लेता। अध्याय का तो मन कर रहा था कि वो अपना सर किसी दीवार पर दे मारे। वो इस छोटे से बच्चे को क्या ही समझा था कि वो बालकनी में क्यों सो रहा था। बानी को अथर्व की बात सुनकर हैरानी हुई। वहीं अध्याय की शक्ल देखकर उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी जैसे तैसे कंट्रोल की। अध्याय ने बानी को घूरते हुए कहा, आप अपने इस प्रोडक्ट को पहले यहाँ से लेकर जाइए या मैं खुद इस रूम से बाहर करूँ। बानी ने उसे देखा और बोली, अच्छा गुस्सा क्यों करते हो, बच्चा है, मैं ले जा रही हूँ। ये कहते हुए उसने अथर्व को देखा और बोली, अथर्व बेबी ऐसा नहीं बोलते, चलो अभी यहाँ से। और तो और अगर तुम्हारी भाभी बाहर सो रही है तो तुम्हारे भैया भी तो बाहर ही सोए होंगे ना। और वैसे भी तुम चलो, अब नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, स्कूल जाना है ना दोनों को। खैर जैसे ऐसे ही वक्त बीत रहा था और अब आया जब श्रिया ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। घर में सब लोग काफ़ी खुश थे। तनिष्का तो हद से ज़्यादा खुश थी। उसके पास अब खेलने के लिए दो दो खिलौने हो चुके थे। अथर्व आयु के अलावा भी उसके पास दो प्यारी सी गुड़िया थी। घर में पूजा के साथ एक सिया और राम के बच्चे का नामकरण किया गया और उस बच्चे का नाम रुद्रिका रखा गया। हर कोई काफ़ी खुश था। घर में तो जैसे खुशियों की झड़ी ही लग गई थी। जिंदगी में अलग से बाहर आई हुई थी, लेकिन अब तनिष्का के मन में यह इच्छा ज़रूर होने लगी कि अगर उसका खुद का बच्चा भी अब होना चाहिए, लेकिन अध्याय से कहने में वो डर रही थी। और वैसे भी अध्याय का अभी ऐसा कोई मूड ही नहीं था और यह तनिष्का को उसके बिहेव से ही पता चल गया था। इसलिए उसने अपनी इच्छा को अपने तक ही रखना सही समझा। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में निश्चय को खबर मिली कि प्रकृति प्रेग्नेंट थी तो निश्चय हैरान था उसने, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उसे खुशी भी थी। निश्चय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और प्यार से बोला, यू नो व्हाट, तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। जितनी कमियां थी आज सारी पूरी होती नज़र आ रही है। यहाँ सच कहूँ तो इतना आगे का मैंने कभी सोचा नहीं था प्रकृति। हमारे रिश्ते के बारे में भी मैंने कभी इतना आगे का नहीं सोचा, लेकिन आज हमारा रिश्ता इतने आगे पहुँच गया है। प्रकृति आंखें बड़ी किए हैरानी से उसे देख रही थी। उसने उसे देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या बोले जा रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो निश्चय, वैसे भी मेरा सर बहुत घूम रहा है और ये तुम्हारी गोल गोल बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही है। निश्चय को उसकी बात सुनकर हंसी आ रही। तो सुनो, मैं तुम्हारा पति और तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप हूँ, समझी तुम। इसलिए मेरा पूरा हक है कि तुम्हें उटपटांग हरकतें करने से रोकूं। प्रकृति उसकी बात सुनकर हैरान थी। उसने हैरानी से निश्चय को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। प्रकृति ने धीरे से आंखें बढ़कर, धीरेश का बच्चा, निश्चय ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। प्रकृति ने गर्दन झुकाकर अपने पेट की तरफ देखा और फिर निश्चय की तरफ देखने लगी। वो निश्चय को इस वक्त काफ़ी प्यारी लग रही थी। वो उसकी हरकत देखकर हंस पड़ा। प्रकृति ने उसके सीने पर मारते हुए कहा, ये क्या हरकत कर दी है तुमने। प्रकृति ने उसे अपने बाहों में भरते हुए बड़े प्यार से कहा, क्या हरकत का क्या मतलब है। मैंने तो बस तुम्हें बहुत सारा प्यार किया है, इसलिए तो मेरे प्यार की निशानी तुम्हारे पास है और बहुत जल्द
वो हमारी बाहों में होगी। निश्चय को अब इन सब चीज़ों की आदत लग चुकी थी। निश्चय ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसे बेड पर लेटाते हुए उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर करते हुए, ज़्यादा हाथ पर चलाए ना, तो तुम देखना यूं ही हाथ पर बांध कर सुलाऊंगा मैं तुमको, समझी? आराम से बैठो, खुद भी तकलीफ़ में रहोगी और फिर मेरे बच्चे को भी तकलीफ़ देते रहोगी। प्रकृति ने उसकी बाहों में छटपटाते हुए कहा, तुम एक नंबर के दुष्ट आदमी हो, राक्षस कहीं के। निश्चय ने उसके होठों पर अचानक से अपने होठ रख दिए और उसे वाल्डी किस करने लगा। प्रकृति हैरान थी, लेकिन निश्चय लगातार उसे किस किए जा रहा था। जब निश्चय उससे दूर हुआ तो उसने प्रकृति के लोअर लिप को बाइट किया। प्रकृति ने एक सिसक के साथ उसे घूरने लगी। निश्चय ने उसे देखते हुए एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, तुमने ही तो कहा था कि मैं राक्षस हूँ। प्रकृति उसकी बात सुनकर चिढ़ गई थी, लेकिन उसे पता था कि ये आदमी बहुत ही दुष्ट किस्म का इंसान है। अगर वह कुछ और बोलती तो वह पक्का कुछ न कुछ और ही करता। इसलिए प्रकृति ने इस वक्त उससे बहस करना ज़रूरी नहीं समझा। उसने अपना चेहरा फेर लिया और मुंह फुला लिया। उसके फूले हुए गालों को देखकर निश्चय हंस पड़ा। उसने उसके चेहरे को पकड़ अपनी तरफ किया और उसके दोनों गाल पकड़कर खींचते बोला, मुंह फुलाना बंद करो अब मेरी जान और चुपचाप से सो जा। आधी रात को तुम्हारी ये मस्ती सूझ रही है। ये कहते हुए निश्चय उसके साइड में लेट गया और उसने प्रकृति को अपनी बाहों में कस कर जकड़ लिया। उसके माथे को चूमकर बोला, अब चुपचाप से सो जाओ, बाकी की लड़ाई हम सुबह कंटिन्यू करेंगे। असल में तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ ने तो उन दोनों को एक दूसरे की खुशियाँ मिल गई और दोनों अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। वक्त यूं ही बीत रहा था। प्रकृति निश्चय का हद से ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। जैसे जैसे प्रकृति के महीने बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे निश्चय की प्रकृति को लेकर केयर भी बढ़ रही थी। कभी कभी प्रकृति चिढ़ जाती थी उसकी हरकतों से, लेकिन वह जानती थी कि उससे लेकर निश्चय कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए वह खुद को समझा भी लेती थी और फिर उसकी खुशी दुगनी हो जाती थी। हाँ, प्रकृति ट्विंस बेबी की मम्मी बनने वाली थी और जिस दिन से निश्चय को ये पता लगा था, वह एक्स्ट्रा केयरफुल भी हो गया था। उसे यह भी पता लगा था कि प्रकृति 2 बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होने वाला है। यहाँ तक कि उसने प्रकृति के उठने बैठने तक का स्ट्रगल देख लिया था, इसलिए वह हर वक्त उसके आसपास ही रहता था और उसकी हर एक चीज़ में उसकी हेल्प करता था। और फिर वह दिन आया जब प्रकृति को लेबर पेन स्टार्ट हुआ। अब प्रकृति से ज़्यादा हाथ पैर तो निश्चय के फूल रहे थे। प्रकृति बेचारी खुद को संभालती या फिर इस आदमी को जो उसे देखकर इतना घबरा गया था। प्रकृति ने एक गहरी सांस भरते हुए खुद के दर्द को जब्त करने की कोशिश करते हुए निश्चय के हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, ये क्या कर रहे हो तुम तो मुझे ही डरा रहे हो, शांत रहो। तभी श्लोक और आराधना आए और उन्हें बोले, चलो पहले हॉस्पिटल। तो श्लोक और आराधना कार में बैठ गए। वो लोग जल्द ही अस्पताल पहुंचे और प्रकृति को मैटरनिटी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। निश्चय कहाँ बाहर रुकने वाला था, वह प्रकृति के साथ वार्ड में प्रेजेंट था। प्रकृति नहीं चाहती थी कि वो वहाँ रहे, क्योंकि उसने कार और घर में उसकी हालत देखी थी। प्रकृति ने उसे देखते हुए कहा, तुम जाओ यहाँ से पहले, तुम तो खुद भी डर रहे हो और मुझे भी डरा दोगे। लेकिन निश्चय जिद्दी था, वह उसे छोड़कर तो बिल्कुल जाना नहीं चाहता था। लेकिन प्रकृति की कंडीशन देखते हुए डॉक्टर ने भी निश्चय को वहाँ रुकने की परमिशन दे दी थी। वैसे भी ये ट्विंस बेबी को जन्म देने वाली थी और जहाँ तक डॉक्टर का इरादा था कि वो प्रकृति की नॉर्मल डिलीवरी करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि सी सेक्शन में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी। निश्चय ने प्रकृति का हाथ पकड़ा और उसका माथा चूमते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? प्रकृति ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द साफ नज़र आ रहा था। फिर भी निश्चय पूरे टाइम प्रकृति के साथ था। यहाँ तक कि उसे दर्द में देखकर उसकी आंखों में भी अब आंसू आ चुके थे। लेकिन वह इस वक्त प्रकृति की हिम्मत बनना चाहता था
और अगर इस वक्त निश्चय टूट जाता तो शायद प्रकृति भी हिम्मत नहीं रख पाती, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसे कहीं न कहीं हिम्मत ही मिल रही थी। थोड़ी ही देर बाद उस मैटरनिटी वार्ड में एक बच्चे की किलकारी गूंजी और उसके रोने की आवाज़ चारों तरफ कमरे में फैल गई। निश्चय ने उस तरफ देखा तो डॉक्टर के हाथ में एक प्यारा सा छोटा बच्चा था जो रो रहा था। डॉक्टर ने निश्चय को देखा और मुस्कुराकर बोले, "कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर व्यास, इट्स अ बेबी बॉय।" मिस्टर व्यास 10 मिनट बाद मैटरनिटी वार्ड में फिर से एक और बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर ने निश्चय को देखा और मुस्कुराकर बोले, "इट्स अ बेबी गर्ल।" निश्चय ने प्रकृति को देखा और झुककर उसके माथे को चूम लिया। प्रकृति गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसका चेहरा पसीने से भर गया था, लेकिन कहीं न कहीं अब उसे सुकून भी मिल रहा था। निश्चय ने धीरे से उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, "कॉन्ग्रेचुलेशन मम्मा।" प्रकृति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे निश्चय की गोद में थे और प्रकृति को भी अब तक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। श्लोक और आराधना भी वहीं थे। निश्चय बड़े ध्यान से दोनों बच्चों को देख रहा था। प्रकृति ने उसे देखा और बोली, "क्या देख रहे हो?" निश्चय ने उसे देखते हुए कहा, "देख रहा हूँ कि दोनों बच्चे किस पर गए हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे बच्चे तुम पर जाए। इन दोनों को पूरा अपने बाप जैसा बनना है।" प्रकृति ने उसे घूरते हुए देखा और बोली, 9 महीने उन्हें अपने पेट में रखा है मैंने, इतनी परेशानियां झेली है मैंने, तुमने क्या किया? आए बड़े तुम पर जाने वाले बच्चे तो मुझ पर जाएंगे। मैं उन्हें तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। जब देखो तब मार धाड़ में लगे रहते हैं और अकड़ दिखाते रहते हो। मेरे बच्चे तो बिल्कुल मेरे जैसे होंगे, शांत स्वभाव के, समझे?" निश्चय ने उसे एक लुक दिया, जैसे कह रहा हो कि ये वक्त बताएगा। श्लोक और आराधना उन दोनों की ये नोक-झोंक एंजॉय कर रहे थे। खैर वक्त तो यूं ही बीत रहा था। इधर तनिष्का भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी और उसकी ज़िंदगी रुद्रिका के आने के बाद और ज़्यादा अच्छी हो गई थी। वह सारा दिन उस छोटी सी बच्ची के लिए घूमती रहती और नित्या और रुद्रिका के साथ अपना खाली वक्त बिताती। यूँ तो उसका ज़्यादातर वक्त अपनी कंपनी में ही बीतता जाता, लेकिन फिर भी जब वो अपने पास वक्त होता तो वह उन दोनों बच्चों के साथ अपना पूरा वक्त बिता लेती। तनिष्का अध्याय के बिहेवियर को नोटिस कर रहा था और वह जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, लेकिन इस वक्त अध्याय तनिष्का का करियर ऊपर रखते हुए देखना चाहता था। इसलिए उसने सब कुछ जानते बूझते हुए भी इस बात को नज़रअंदाज कर रखा था। देखते ही देखते अब 3 साल बीत गए। आज तनिष्का का और द इंडिया का सबसे बेस्ट सॉफ्ट टॉय कंपनी होने के लिए अवार्ड मिलने वाला था। इसकी 2 वजह थी। एक तो यह कि इतने कम टाइम में तनिष्का ने ये मुकाम हासिल किया था और दूसरा यह कि तनिष्का की कंपनी में बने सॉफ्ट टॉयज़ की कीमत बहुत ज़्यादा कम थी। उसे हर कोई खरीद पा रहा था और इसी वजह से उसकी कंपनी दिन दुगनी और चार चौगुनी तरक्की कर रही थी। अध्याय और तनिष्का दोनों अवार्ड्स शो में बैठे थे। तनिष्का ने अध्याय का हाथ कसकर पकड़ रखा था। अध्याय उसकी नर्वसनेस देख पा रहा था और महसूस भी कर पा रहा था। अध्याय ने मुस्कुराकर अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रखा और उसके हाथ को सहलाते बोला, "शांत रहो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है जो इतना घबरा रही हो तुम। बस जाकर एक थैंक यू ही कहना है और स्पीच ही तो देना है।" तनिष्का ने उसे देखा, बोली, "मुझे सच में बहुत घबराहट हो रही है। इतने लोगों के सामने मैं कभी आई ही नहीं। एक काम करते हैं ना, मेरी जगह आप चले जाओ ना अवार्ड लेने। मैं क्या करूँगी? मुझसे नर्वसनेस की वजह से कुछ बोला ही नहीं जाएगा।" अध्याय ने उसे देखा और बोला, "बिल्कुल नहीं, ये अवार्ड तुम्हारा है, ये अचीवमेंट तुम्हारा है और ये अवार्ड तुम ही लोगी, समझी तुम? मैं तो अपनी बीवी की सक्सेस पर तालियां बजाऊंगा।" तनिष्का ने गहरी सांस भरी और धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। अध्याय ने मुस्कुराकर उसके हाथों को चूम लिया। जब तनिष्का का नाम अनाउंस हुआ तो मुस्कुराकर उसने उसके हाथों को चूम लिया। जब
जब तनिष्का का नाम अनाउंस हुआ तो अध्याय ने एक बार फिर उसे हिम्मत दी और तनिष्का अपना अवार्ड लेने आगे बढ़ गई। तनिष्का ने अध्याय की तरफ देखा तो अध्याय ने मुस्कुराकर उसे पलकें झपकाकर इशारा किया। तनिष्का ने गहरी सांस ली और माइक हाथ में थामते हुए बोली, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। और दूसरी बात यह है कि एक आदमी की सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं आज इस थ्योरी को गलत साबित कर रही हूँ। असल में एक औरत के सक्सेस के पीछे भी आदमी का उतना ही हाथ होता है। जिस तरह से एक आदमी की सक्सेस के पीछे औरत का हाथ है, वह उसकी औरत, माँ, बहन, पत्नी कोई भी हो सकती है। उसी तरह एक औरत के सक्सेस के पीछे उसके पापा, भाई और पति कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ मेरे पति हैं जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया। अध्याय मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। जब तनिष्का ने अपनी बात खत्म तो सबसे पहले तालियां भी अध्याय ने ही बजानी शुरू की और फिर तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज भर गया। अध्याय तनिष्का के पास आई और उसने तुरंत वो अवार्ड अध्याय को दे दिया और बोली, मुझसे ज़्यादा इस पर आपने मेहनत की है। मेरे साथ रातों में आप भी जागे हैं और आप मुझसे भी ज़्यादा इस अवार्ड के ख्वाब देखे हैं। और देखिए, आज ये अवार्ड हमारा हुआ। अध्याय उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और उसने उसका माथा चूमकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन बेबी। तनिष्का मुस्कुरा दी। अवार्ड शो खत्म हुआ और वह दोनों घर आए। तनिष्का आज बेहद खुश थी। जैसे ही वह एंटर हुई, उन्हें नन्ही सी रुद्रिका अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए आई और तनिष्का को पैरों में लिपट गई। तनिष्का ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठाया और बोली, मेरा रुद्रा क्या कर रहा है। रुद्रिका ने अपनी तोतली आवाज़ में कहा, आंटी, रुद्रा को दूध नहीं पीना। अध्याय ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, पर बेटा, दूध नहीं पियोगी तो तुम कमज़ोर हो जाओगी। दूध पीने से ताकत आती है और हम स्ट्रांग बनते हैं ना। तनिष्का ने रुद्रिका को दूध पिलाया और फिर फ्रेश होने कमरे में चली गई। उसे आज कुछ अजीब लग रहा था। न जाने क्यों बार बार सर चकरा रहा था, लेकिन फिर भी चक्कर इतनी तेज नहीं थे कि वो खुद को संभाल न पाए। वह फ्रेश होकर बाहर आई और आकर बेड पर बैठ गई। अध्याय ने उसे जाते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। तनिष्का ने उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ, शायद थकान हो गई है, मैं थोड़ी देर सो जाऊं क्या। अध्याय को उसके चेहरे से लग रहा था कि शायद वह कुछ ज़्यादा थक गई है, इसलिए उसने उसे सोने के लिए कह दिया। वो आराम से बेड पर लेट गई। अध्याय ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और उसका माथा चूमकर बोला, आराम से सो जा। ये कहकर वह खुद भी चेंज करने बाथरूम चला गया और थोड़ी देर में तनिष्का नींद के आगोश में चली गई। लगभग 2 घंटे बाद अध्याय ने तनिष्का को उठाते हुए कहा, तानी, अब उठ भी जाओ ना, डिनर का टाइम हो गया है। तनिष्का हल्के से कसमसाई और करवट लेकर फिर से सो गई। अध्याय हल्के से मुस्कुराया और उसके पास बैठकर उसके चेहरे को सहलाते बोला, मेरी जान, उठ जाओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो चलकर पहले खाना खाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आऊँगी।